नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज कौन कौन सी क्लास लगेगी, पहले आपको रोज की तरह वो बता देता हूं। कांग्रेस की वो एक बीमारी जिसकी वजह से मोदी सब पर भारी, और वो बीमारी क्या है, कैसे वही बीमारी नरेंद्र मोदी को 2024 में भी बढ़त दिलाएगी, आज उसके बारे में आपको बताऊं। राहुल सोनिया का नया प्लान भी मोदी को नहीं रोक पाएगा, आज इसके बारे में भी बात होगी। वो नया प्लान क्या है, कहां उसमें दिक्कत। कर्नाटक में टकराव, राजस्थान में मारपीट, गजबे कांग्रेस का चैप्टर खोलूंगा आज। विपक्ष पार्टी करेगा लेकिन केजरीवाल को एंट्री नहीं मिलेगी उस पार्टी में, क्या। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार की घनघोर बेइज्जती का चैप्टर भी होगा आज पाठशाला में। द केरल स्टोरी फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट में पूरा सच सामने आ गया। इसके अलावा सीएम योगी के पास दौड़े दौड़े क्यों पहुंच रहे हैं यूपी के मुसलमान, आज आपको यह भी बताऊंगा। यूपी में नई टेंशन है, मुख्तार अंसारी जेल से छूटने वाला है क्या। मुख्तार का आतंक फैलाने वाले 3 खतरनाक शार्प शूटर्स कौन हैं, आज उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। जातीय जनगणना जो बिहार की नीतीश सरकार करवा रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को से बड़ा झटका लगाया सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज करते हुए जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार किया। पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने पुरी से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 मई से इस ट्रेन की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा पीएम ने ओडिशा से जुड़ी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। योगी सरकार ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर यूपी के बरेली में नाथ कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। इस कॉरिडोर के तहत बरेली में मौजूद शिवजी के 7 मंदिर जोड़े जाएंगे। नाथ कॉरिडोर को लेकर आज सीएम योगी ने रिव्यू मीटिंग की। यूपी सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से पर्यटन के साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों की जांच में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। अमेरिका की कोर्ट ने मुंबई हमलों का जो आरोपी था तहव्वुर राणा, उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। तहव्वुर राणा को जल्दी ही भारत लाया जा सकता है, जो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का करीबी है। पंजाब के गुरदासपुर में प्रदर्शनकारी महिला किसानों के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे और किसानों पर लाठियां बरसाने लगे। एक महिला किसान को थप्पड़ भी मार दिया पुलिस वाले ने, जबकि एक महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या राहुल सोनिया ने जो नया प्लान बनाया है वो भी मोदी को नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस की वो एक बीमारी जिसकी वजह से मोदी सब पर भारी। कर्नाटक में टकराव, राजस्थान में मारपीट, गजबे कांग्रेस का चैप्टर खोल रहा हूं, और आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों विपक्ष पार्टी करेगा लेकिन केजरीवाल को एंट्री शायद नहीं मिलेगी। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को हराने के सपने देखने शुरू किए। जिसको देखिए उसको ही यही सपना आ रहा है कि मोदी तो गए, अब हम आ रहे हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं, और सपने देखने पर किसी का एक अधिकार भी नहीं है, तो जिसको मन वो देख सकता है। लेकिन सपने और सच्चाई का अंतर भी समझना बहुत जरूरी है। और आज की डेट की सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना अब भी कांग्रेस और विपक्ष के लिए बहुत दूर की बात नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके का फर्क, एक तरफ मोदी जी का काम करने का तरीका है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का है। यह जो फर्क है वो पब्लिक देख रही है, और उसकी वजह से ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही, क्योंकि एक तरफ वो नरेंद्र मोदी का मॉडल देखती है, दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष का मॉडल देखती है, कंपेयर करती है, और जैसे ही कंपेयर करती है नरेंद्र मोदी का ग्राफ चढ़ जाता है। आप अभी का उदाहरण देख लीजिए। 5 दिन से कांग्रेस के अंदर उठापटक मची हुई है। सबको पता है कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुझे बना दो की लड़ाई चल रही है। 2 नेता खुलकर अपनी दावेदारी जता रहे थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, दिल्ली बुलाओ, इधर वो उससे मिल रहा है, वो इससे मिल रहा है। दावेदारों को एक डील पर राजी करने में पसीने छूट गए। आखिर में जाकर किसी तरह से फाइनल डील हो पाई, और ये कैसे हुई ये मैं आपको आगे बताऊंगा।
लेकिन एक तरफ ये कांग्रेस का मॉडल है, सबको कुर्सी चाहिए भाई, किसी को कुर्सी के नीचे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है, सबको सत्ता चाहिए। ये सबसे बड़ी बीमारी है कांग्रेस की। इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद कुर्सी को जो लेकर इनका लस्ट है, जो कुर्सी से चिपकने का भाव है, वो जा ही नहीं रहा। और यही चीज पब्लिक देखती है कि ये तो नरेंद्र मोदी में नहीं दिख रहा भाई। वहां आप देखिए क्लियर विजन दिखता है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक अपने कानून मंत्री को हटा दिया पद से। कानून मंत्रालय भी हेवीवेट मंत्रालय माना जाता है, और ऐसे अहम मंत्रालय के मंत्री को अचानक हटा देना, यह फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था कि किरण रिजिजू को हटा दिया ऐसे ही। लेकिन आप देखिए कि इस फैसले पर सरकार से लेकर बीजेपी के संगठन तक में एक चूं तक नहीं हुई, विरोध की कोई आवाज भी नहीं उठी। बल्कि जो मंत्री हटाए गए वो तो धन्यवाद कह के गए। तो पब्लिक देख रही है कि एक तरफ कुर्सी के लिए लड़े मरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जिसको लगता है कि ठीक है उस कुर्सी में बैठाना चाहिए उसको बैठा देते हैं, हटने वाला भी कोई विरोध नहीं करता, कहता हाँ भाई ठीक है, जब तक मिला सेवा करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो फैसला किया उसमें उन्होंने किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे उन्हें उनके पद से हटाकर उनकी जगह अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्री बनाया। अर्जुन मेघवाल अभी संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, इसके साथ वो अब कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। किरण रिजिजू को अर्थ साइंसेज मंत्रालय का जिम्मा दे दिया गया। पहले यह मंत्रालय जितेंद्र सिंह के पास था, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी बघेल, उनका भी विभाग बदल दिया गया, अब वो स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिए गए। एसपी बघेल का विभाग इसलिए बदला गया क्योंकि अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला है, और जब किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को दी जाती है तो फिर कोई डिप्टी नहीं होता भाई, वो स्वतंत्र प्रभार है, वो अपना संभाल रहे हैं। तो इसलिए एसपी बघेल का भी डिपार्टमेंट बदल दिया गया। इतना उलटफेर हो गया, लेकिन आपने कुछ भी सुना? अरे मुझे कैसे हटा दिए, मुझे ये क्यों दिए, ये तो हैवी वेट मंत्रालय था, ये तो हल्का दे दिए, अरे ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, जहां मौका मिल रहा है वहां काम कीजिए, बस ये हिसाब है। देश के लिए काम करना है, इस पे बैठ के कीजिए, उस पे बैठ के कीजिए। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाया गया तो उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई ऐसा बगावती बयान नहीं दिया, बल्कि किरण रिजिजू ने सबका धन्यवाद कर दिया। नए कानून मंत्री बने अर्जुन मेघवाल को बधाई भी दी। किरण रिजिजू ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री के तौर पर कानून मंत्रालय का जिम्मा संभालना गर्व की बात रही। उन्होंने देश के जुडिशियल सिस्टम की भी तारीफ की, जिससे उनका इतना टकराव चला, उस जुडिशियल सिस्टम की तारीफ करके गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को धन्यवाद करके गए, जबकि एकदम तनातनी का माहौल, लेकिन उनको भी धन्यवाद बोलकर गए। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस और हाई कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस और बाकी जजों को धन्यवाद बोले। लोअर जुडिशरी, लॉ ऑफिसर, सबको धन्यवाद बोल के गए। जो नागरिकों को न्याय देने और लीगल सर्विस में जुटे हुए लोग हैं उनको थैंक यू बोला। कहा कि नए मंत्रालय में पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए उत्साह के साथ प्रयास करें। उधर आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए, ये तो हो गया मोदी मॉडल। ऐसा क्या, इनको कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगा होगा कि भाई कानून मंत्री से जो है वो दूसरा पद, लेकिन जो अच्छा नहीं लगा वो अंदर रखकर देश के लिए काम करना है। उधर आप कांग्रेस का हाल देखिए, डीके शिव कुमार कर्नाटक का सीएम बनने के लिए आखिरी वक्त तक अड़े रहे। नहीं हम ये नहीं, वो नहीं, फॉर्मूला निकल रहा है, तुम एक काम करो, तुम ये ले लो, तुम वो रख लो, तुम्हारा इसका मंत्री बना देते हैं, तुमसे पूछ करिए। मतलब पब्लिक देख रही है चल क्या रहा है भाई, लूट मची हुई है क्या, लूटा लूटी कुर्सी के लिए चल रही है। कांग्रेस कर्नाटक के सीएम पद पर फैसला ही नहीं ले पा रही थी। सूत्रों के मुताबिक जब डीके शिव कुमार सीएम पद से कम पर मान ही नहीं रहे थे तो आखिरकार सोनिया गांधी को दखल देना पड़ा, ये सोर्सेस कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को फोन किया, उसके बाद डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम का ऑफर स्वीकार कर लिया, ये सोर्सेस कह रहे हैं। सोनिया गांधी को डीके शिव कुमार बहुत सम्मान देते हैं, मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी की पसंद सिद्धारमैया थे, जो हमने आपको पहले भी बताया था, और अभी राहुल गांधी की चल रही है, इसलिए डीके का दावा कमजोर पड़ गया। तो सोनिया गांधी को समझाना पड़ा कि सुनो भाई, तुम ही पीछे हट जाओ, फैसला हो गया। लेकिन डीके शिव कुमार लगातार ये मैसेजिंग कर रहे थे कि सीएम पद पर उनका दावा करना उनका अधिकार है, क्योंकि पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। कर्नाटक में जीत उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मिली है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद जब डीके को सीएम नहीं बनाया जा रहा था तो वो लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे थे। वो सीएम पद से कम पर मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। वो डिप्टी सीएम की पोस्ट तक लेने को तैयार नहीं हो रहे और आखिर तक अड़े रहे। आप सोचिए इन लोगों के लिए डिप्टी सीएम का पोस्ट कितना
हल्का लगता होगा इनको कि डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं, जबकि सिद्धारमैया कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, सीनियर नेता है। अभी आपको बीजेपी का एग्जांपल दूंगा। इस टकराव के बीच जब सोनिया गांधी का फोन गया तब डीके को हाईकमान के फैसले के सामने सरेंडर करना पड़ा, यह कहा जा रहा है। उनकी मजबूरी उनके बयान में भी दिखती है। कर्नाटक के सीएम पर फाइनल फैसला आने के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि आगे लोकसभा चुनाव है, इसलिए वो कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार के सामने झुक रहे हैं और पार्टी के हित में ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये बता रहे कि भाई देखो आगे चुनाव है इसलिए ऐसा कर दिया, वरना करता नहीं मैं। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने भी कहा कि वो इस फैसले से खुश तो नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करना होगा। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे कि आगे क्या होगा। सुनिए एक बार डीके शिव कुमार के भाई। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future, we will see. Let us see. Long run to go. You will wish to want to see your brother as a CM of Yes. Karnataka? I wish him, but it didn't happen. No, we will wait and see. मतलब ये देखकर पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि चुनाव इसलिए नहीं लड़ा गया कि भाई पब्लिक के लिए कुछ करना। चुनाव इसलिए लड़ा गया, सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कैसे सीएम बन जाऊं। यही बात पब्लिक जो देखती है कि कांग्रेस में क्या है, उधर मोदी मॉडल में क्या है। एक तरफ कांग्रेस में ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए। उनके यहां एक फैसला होता है और उसे सब मान लेते हैं। मनाने, ऑफर देने, इसका कोई चांस ही नहीं किसी को मिलता है भाई। आपको कुछ उदाहरण याद दिलाता हूं। जैसे असम का उदाहरण याद कीजिए। 2021 में जिस सिटिंग सीएम सर्बानंद सोनोवाल सिटिंग सीएम थे, उनके रहते हुए चुनाव जीता असम, और चुनाव के बाद सिटिंग सीएम को हटा दिया बीजेपी ने, केंद्र में लाकर बैठा दिया और वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बना दिया, लेकिन कहीं कोई बगावत नहीं हुई। सर्बानंद सोनोवाल ने यह नहीं कहा कि भाई मैं तो सीएम था, मेरे रहते हुए चुनाव जीते, ये हेमंत कैसे बनेगा, ये तो कांग्रेस से आया। कुछ नहीं, जिसको जहां जिम्मेदारी मिली वो वहां सेट हो गया। आज देखिए हेमंत जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी चर्चा है देश भर में। गुजरात में चुनाव से एक साल पहले सीनियर नेता और सिटिंग सीएम विजय रूपाणी को हटा दिया बीजेपी ने। पूरी कैबिनेट ही हटा दी भाई। नया सीएम भूपेंद्र पटेल बना दिए गए, जो कैबिनेट में भी नहीं थे और पहली बार ही विधायक बने थे, लेकिन कोई चूं चपड़ नहीं। और देखिए बीजेपी वहां रिकॉर्ड जीत हासिल करती है। हाल ही में महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की सरकार में 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्हें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया। डिप्टी सीएम, जो पद को डीके शिव कुमार जो है वो ऐसा लग रहा है कि लेना कोई छोटी बात हो जाएगी। वो डिप्टी सीएम, जो आदमी सीएम रह चुका है, वो डिप्टी सीएम बन गया एक सरकार के अंदर। कितने मीम बने, कितने लोगों ने कहा कि देखिए सरकार बनाने के लिए इनका पद जो है वो नीचे कर दिया। नहीं, बोले कि भाई हमको काम मिला है, हम ये करें। भाई एक ये मॉडल है, हर आदमी का एक रोल है। अब कोई क्रिकेट टीम है, उसमें लड़ाई हो जाएगी, नहीं सब ओपनिंग ही जाएंगे, नहीं जा सकते भाई। 2 ही ओपनर हो सकते हैं, किसी को मिडिल ऑर्डर में खेलना ही पड़ेगा। न्यूज चैनल में हर आदमी 9 बजे का शो नहीं ना कर रहा है। किसी एक को जिम्मेदारी मिली, मुझे मिली, मैं यहां 9 बजे कर रहा हूं, किसी को दूसरे चैनल में मिली, वो वहां कर रहा है। सब 9 बजे नहीं ना कर रहे हैं। हमारा पिछड़ी चल रही है कि 9 बजे मैं ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा काम। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जो कल्चर है कि कुर्सी चाहिए तो चाहिए बॉस, यही पब्लिक को पसंद नहीं आता। नेतृत्व के सामने कोई दबाव नहीं चलता, यह बीजेपी बार बार साबित कर रही है। और अगर कोई दावेदारी है तो वो पार्टी के अंदर के फोरम पर उठती है, बाहर नहीं आती। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पार्टी के फैसलों से सभी सहमत या संतुष्ट हो जाए। ऐसा थोड़ी कि बीजेपी में लोग नाराज नहीं होते ही होंगे, लेकिन नेता अपनी नाराजगी खुलेआम जनता में सार्वजनिक करके फजीहत नहीं करते, ना अपनी पार्टी की कराते। पार्टी फोरम में इसको सुलझा लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में यह सब नहीं दिखता। कर्नाटक में ही दिखा कि कैसे सीएम पद के लिए खुलेआम मैसेजिंग करके लॉबिंग हो रही थी। नेतृत्व भी दबाव में था कि कहीं पार्टी ही ना टूट जाए, इसलिए सबको मनाने में लगे रहना पड़ता है।
कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने जो फाइनल डील तैयार की उसके मुताबिक, सोचिए डील तैयार करनी पड़ रही है, तुमको ये दे रहे हैं, तुमको वो दे रहे हैं। पब्लिक को क्या देंगे अभी उसकी चर्चा ही नहीं है, नेता को ही देने में लगे। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम का पद देना पड़ा और 2024 के चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का ऑफर देकर मना लिया गया है, कहा जा रहा है, जिससे टकराव टल गया। क्योंकि डीके शिवकुमार सीएम पद के लिए अड़े थे और उन्हें 2.5 साल के सीएम पद का फॉर्मूला मंजूरी नहीं था। कांग्रेस तो पहले दिन से ही उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर रही थी, लेकिन उनका कहना था कि अगर डिप्टी सीएम ही बनाना है तो वो सिर्फ विधायक बनकर ही खुश है। कांग्रेस को जिस बात का डर है वो बात यह है कि अभी कर्नाटक में वो चुनाव जीत गए, लेकिन लोकसभा की कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि विधानसभा में रिजल्ट कुछ और होता है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी का चेहरा जैसे सामने आता है, पब्लिक का मूड ही सेंटिमेंट ही पलट जाता है सबको लेकर। अभी कर्नाटक में जितनी सीटें जीती हैं और जो वोट शेयर उसे मिला है, उसके हिसाब से कर्नाटक में लोकसभा की सीटों पर अगर आप बढ़त को देखिएगा, कांग्रेस पार्टी अपना कैलकुलेशन कर रही है और गलत नहीं है, उसको कैलकुलेशन करना चाहिए, लेकिन कुछ कैलकुलेशन मैं भी आपको बताऊंगा। अभी कांग्रेस को यह लग रहा है कि कांग्रेस को जितनी अभी विधानसभा में सीटें आई हैं उसके हिसाब से 21 लोकसभा सीटों पर उसको बढ़त है, तो 21 पर बढ़त है। अगर आप विधानसभा सीट जो अभी कांग्रेस को आई है उसको लोकसभा सीट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको लग रहा है बॉस हम 21 पर हैं। अच्छा, कुल सीट कितनी है कर्नाटक में लोकसभा की? 28 सीट है, तो उसको लग रहा है बॉस अगर हम 28 में से 21 पर बढ़े हुए हैं तो ये तो तगड़ा मामला है, फिर तो हम वहां जो 40-50 पर अटक जा रहे हैं, 21 अगर कर्नाटक से आ गई तो खेल कर देंगे। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो इस 28 में से 21 बीजेपी के पास है, सॉरी माफ कीजिएगा 25 बीजेपी के पास है। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी उसको दिख रहा है कि भाई 25 बीजेपी के पास है, लेकिन अब हमने खेल कर दिया, इस तरह का उनका कैलकुलेशन। लेकिन वो ये कैलकुलेशन भूल रहे हैं कि जहां पर बात मोदी के चेहरे पर वोट पड़ने की होती है तो कोई कैलकुलेशन नहीं चलता भाई, वहां एक नाम चलता है नरेंद्र मोदी का। और ये 2-2 लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने देख लिया। जैसे अगर आपको मैं 2019 का उदाहरण दूं, इसको देखिए आप, 2019 में कर्नाटक का ही उदाहरण दे रहा हूं कि कर्नाटक में क्या हुआ था। अगर आप देखेंगे बीजेपी का जो वोट शेयर है वो, अगर आप देखें 2019 कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर कितना था? 51%, जबकि 2018 विधानसभा में 2018 विधानसभा में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 36%। अब आप देख रहे हैं कहां 36% नरेंद्र मोदी का नाम आते 51% हो गया कर्नाटक के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी सोच तो रही है कि भाई हम कर लेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं। और ये कई राज्यों में होता है कि बीजेपी का वोट शेयर विधानसभा में कम रहता है, नरेंद्र मोदी का नाम आते एकदम रॉकेट बन जाता है। अब अगर विधानसभा के नतीजों लोकसभा के नतीजों में बदलना है तो कांग्रेस यही चाहेगी कि पार्टी में कम से कम 2024 के चुनाव तक कोई टकराव ना हो, और इसलिए डीके शिवकुमार को मनाने में खुद सोनिया गांधी जुट गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आप यह भी देखिए कि कैसे टकराव नहीं होगा। उदाहरण देखिए, राजस्थान में ऐसे ही कांग्रेस ने 2018 में जीत के बाद अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर यह सोचा था कि टकराव टल गया, लेकिन अब यह टकराव अब तक चल रहा है और जब चुनाव बिल्कुल करीब है और हालत यह पहुंच गई कि गहलोत समर्थक और पायलट समर्थकों में मारपीट हो जा रही है। अजमेर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच लात घूसे चल गए भाई, जमकर मारपीट हो गई। कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन के सामने दोनों नेताओं के समर्थक भिड़ गए। इस झड़प में दोनों नेताओं के समर्थक जो हैं वो घायल हुए। जब दोनों पक्ष भिड़े तो पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस के सामने भी समर्थक नहीं रुके। मारपीट इतनी बढ़ गई कि कई समर्थकों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जरा एक बार तस्वीर दिखाइए, ये दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थक हैं। देखिए कैसे जूतम पैदा हो रही है। अब ये हाल देखकर आप बताइए पब्लिक कैसे भरोसा करेगी बॉस कि ये लोग मिलकर लड़ लेंगे, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे और उसके बाद हमारे बारे में सोचेंगे। यहां तो सब अपने बारे में ही सोचने में व्यस्त हैं।
ये राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, दो बड़े नेता आपस में तो लड़ ही रहे हैं, मतलब वो मारपीट नहीं कर रहे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई उनकी चल ही रही है, सचिन पायलट और गहलोत की, समर्थक जूता पैजार चल रही है। जिस पार्टी में ये सब चल रहा है वो 2024 में मोदी को हराने के सपने देख रही है बॉस, और कर्नाटक की जीत से उत्साहित हो रही है। लेकिन दूसरे नेता भी कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, वो देखना चाहे ना देखना चाहे उसकी मर्जी, उसको वही वाला आईना चाहिए कि बता आईने कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर 2024 में, सर आप ही बनेंगे, तो वो आईना वो रख सकती है, लेकिन वो आईना सच नहीं बताता। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस का कर्नाटक जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर्नाटक के नतीजों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं 40 साल से यही ट्रैक रिकॉर्ड है। मीडिया का एक बार कुछ एजेंडाधारी माहौल ऐसा बना दिया जैसे पता नहीं कितना बड़ा गिनीज बुक में नाम चला जाएगा, ऐसी जीत हासिल कर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2013 में भी कर्नाटक जीतकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई थी। तो जो भी पॉलिटिक्स को करीब से देखता है वो ये समझ रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है, नरेंद्र मोदी का चेहरा अलग है, लोकल स्थानीय लेवल पर कोई नेता है तो उसका हिसाब अलग है। पर नहीं, कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक एकदम से सीधा चांद पर है, उससे नीचे देख रहे हैं, अरे अभी देखो मैं आता हूं और मोदी को हराऊंगा। इसी से विपक्षी एकता की भी पोल खुलती है, जिसके बारे में बड़ी कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो जाए। इन्हीं कोशिशों में अब कांग्रेस कर्नाटक में सीएम पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से विपक्ष के नेताओं को बुला रही है कि भाई हम एकता दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को शपथ ग्रहण में 20 मई को इन्विटेशन मिल गया है उनमें चौंकाने वाले नाम कौन कौन जा रहा है। इनविटेशन मिला, किसको किसको मिला, जिसमें ममता बनर्जी का भी नाम है। ममता बनर्जी को बुलाया, जो ममता बनर्जी राहुल गांधी को बीजेपी की टीआरपी बताती हैं, जो राहुल गांधी ममता बनर्जी को मंच पे खड़े होकर बीजेपी की बी टीम बताते हैं, अब उनकी दोनों की पार्टियां शपथ ग्रहण में मिलेंगी। पब्लिक अलग कंफ्यूज कि बॉस क्या है, ममता बनर्जी अगर बीजेपी की बी टीम है तो क्यों बुला रहे हो शपथ ग्रहण में, और अगर राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी की टीआरपी है तो ममता जी को क्यों जाना चाहिए, लेकिन बुला रहे। जब जहां जैसे मन वैसे दोस्ती। केसीआर जो कह रहे हैं भाई कर्नाटक की जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं, उनको भी बुलाए। अखिलेश यादव जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई हमको कांग्रेस के साथ लड़ना ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भी बुला रहे। मतलब कांग्रेस ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि देखो तुम हमको मानो न मानो लेकिन हम तुमको साथ लेकर चलने को तैयार। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज है, जिनको अभी न्योता नहीं मिला है, हो सकता है आगे मिल जाए, अभी न्योता नहीं मिला है, उसमें विपक्ष के एक नेता हैं, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब बताइए, अब अरविंद केजरीवाल की एक प्रवक्ता जो है वो डीके शिव कुमार का कैसे ट्विटर पे मजाक उड़ा रही थी, मैंने आपको दिखाया ही था। अब उस चक्कर में केजरीवाल जी को अभी तक न्योता ही नहीं गया। अब बताइए कोई तरीका है? विपक्ष पार्टी करेगा और केजरीवाल जी क्या करेंगे फिर? मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को अपने शीश महल के गार्डन में एक अपनी पर्सनल पार्टी रख लेनी चाहिए, जब तुम नहीं बुलाओगे तो क्या हम यहां पार्टी करेंगे। लेकिन हो सकता है चला जाए, अब पाठशाला देख के हो सकता है लोग कहें कि नहीं बुला ही लो जी। विपक्ष की पूरी कोशिश यह है कि 2024 में कोई थर्ड फ्रंट ना रहे, दो ही फ्रंट रहे, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। इसी कोशिश में 200 सीटों वाला भी एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को इस बात पर राजी किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस सिर्फ उन्हीं 200 सीट पर फोकस करे, उन्हीं 200 सीट पर चुनाव लड़े जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई। बाकी 300 प्लस सीट जहां जहां विपक्ष की दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां पर कांग्रेस समेत दूसरे दल उन्हें सपोर्ट करें। यह फॉर्मूला लेकर नीतीश कुमार ममता बनर्जी के पास भी गए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने सहमति जता दी, क्योंकि भाई वो बंगाल के बाहर कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो बंगाल में लड़ूंगी, वैसे भी वो वहीं लड़ती, बाहर लड़ती तो हार ही जाती। तो उन्होंने कहा मैं बाहर वाला छोड़ देती हूं, क्योंकि उनका बाहर का छोड़ने में कोई उनको दिक्कत नहीं है। इसी के बाद ममता बनर्जी ने पटना में विपक्षी नेताओं को एक रैली बुलाने के लिए कहा था, जैसे 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में हुआ। कर्नाटक की जीत के बाद ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के खिलाफ अपने तेवर नरम कर लिए। अखिलेश ने भी कहा कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन कर्नाटक के बाद कांग्रेस को बूस्टर डोज मिल गया है, उसके लिए मुश्किल है कि कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो जाए कि वो पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ेगी।
और 200 सीट पर सिमट जाएगी। और अगर 200 सीट पर ही लड़ेगी, उसमें से कुछ ना कुछ तो हारेगी। मान लीजिए 160 जीत गई, 170, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए इतना जीत गई, तो राहुल जी पीएम कैसे बनेंगे भाई? क्योंकि जितने इधर उधर वाले हैं वो कहेंगे कि भाई 272 तो तुम मेरे बिना पहुंचोगे नहीं, फिर मामला वहां गड़बड़ा आ जाएगा। इन 200 सीटों की बात हो रही है और जहां बीजेपी और कांग्रेस का मुख्य मुकाबला होता है, उन सीटों पर 2019 और 2014 का आंकड़ा देखिए। 2019 में भाई यही ख्वाब दिखाया जा रहा ना कि 200 सीट जहां पर डायरेक्ट फाइट, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव, इन 200 सीटों में से जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी, बीजेपी कितनी जीती? बीजेपी जीती 178 और कांग्रेस जीती 16, मात्र 16, और अदर्स जो है वो जीते 6। अब है 2014 का लो एग्जाम्पल देखिए, वो 200 सीटें जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। यहां बीजेपी जीती थी 168, 168 सीट, कांग्रेस 25 जीती थी 25, और अदर्स जो हैं उनके खाते में गई थी 7 सीट। अब आप बताइए, जो कांग्रेस पार्टी अभी अभी कर्नाटक जीती है, उसको आप कह रहे हैं कि यही 200 सीट पे आप लड़ लीजिए जहां आपका डायरेक्ट मुकाबला है, और वो भाई लोगों को वहां डायरेक्ट मुकाबले में 16 और 25 सीट आई है 2 बार के चुनाव में, वो लड़ेंगे? ओके हट, ये 25 है, अभी तो कम से कम इस बार 50 पार हुआ था। अगर ये 25 में 2016-14 में और 2019 में 16 हो गए, तो क्या कांग्रेस पार्टी 7-8 सीट पर आएगी क्या? तो ये 200 सीट वाला फॉर्मूला क्यों कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगा? ये भी देखिए, उनको कहां राहुल गांधी को पीएम बनाना है, ये कह रहे 200 पे ही लड़िए। क्या डबल डिजिट में भी नहीं आने देंगे क्या कांग्रेस को ये लोग? जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, वो राज्य कौन से हैं? कर्नाटक 28 सीट, मध्य प्रदेश 29 सीट, राजस्थान 25 सीट, छत्तीसगढ़ 11 सीट, असम 14 सीट, गुजरात 26 सीट। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, अरुणाचल, मणिपुर जैसे भी कुछ राज्य। लेकिन अब यही सारा समीकरण विपक्ष जो है वो रोज बैठ के कुछ ना कुछ बना रहा है। एक काम करते हैं, इसमें कुछ ये मिलाते हैं तो वो मिलाएंगे तो बिरयानी बन जाएगी, लेकिन चिकन किसी के पास है ही नहीं और ना मसाले, लेकिन बनानी बिरयानी। तो फिलहाल तो आप ख्वाब पका रहे हैं, पब्लिक देखिए क्या पकाती है। पाठशाला में ममता बनर्जी सरकार की घनघोर बेइज्जती का चैप्टर, जिसमें केरला स्टोरी फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया गया, जिस फिल्म को नफरत फैलाने वाला बताया गया, जिस फिल्म को माहौल खराब करने वाला बताया गया, और ये सब बताकर जिस फिल्म को बंगाल में दिखाने से बैन करने का फैसला हुआ, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ स्टे लगा दिया, बल्कि कैसे ममता बनर्जी सरकार की क्लास भी लगा दी। इसका चैप्टर सुनिए। जिस केरला स्टोरी फिल्म ने 2 हफ्ते में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा ली, 2 हफ्ते में 150 करोड़, और वो 200 करोड़ की के उस क्लब में शामिल होने जा रही है, जिस क्लब में सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स की मसाला फिल्में जाती हैं। ऐसी फिल्म जिसमें कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं, सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार की कहानी है, और जो पूरे देश में देखी जा रही है सिवाय बंगाल के, वहां जहां खुद महिला मुख्यमंत्री हैं। तो यह बहुत हैरान करने वाली बात है। इस फिल्म को बंगाल में बैन क्यों किया गया, लेकिन आज इस फिल्म को बैन करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त खिंचाई। आज सुप्रीम कोर्ट में केरल स्टोरी फिल्म को बैन करने के मुद्दे पर जो दलीलें बंगाल सरकार की तरफ से रखी गई, उन सब की हवा निकल गई। और आपको एक एक डिटेल आज बताता हूं, सुनिए कैसी कैसी दलीलें रखी गई। आज आप सुनेंगे तो अपना सिर पकड़कर बैठ जाए कि एक फिल्म को रोकने के लिए ऐसी ऐसी दलीलें। लेकिन केरला स्टोरी के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार का हर एजेंडा आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे एक एक करके फेल होता गया, इसकी एक एक डिटेल्स। पहले यह देख लीजिए कि द केरला स्टोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसले दिए। पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार के फिल्म को बैन करने के फैसले पर उसने रोक लगा दी कि कोई फिल्म बैन वैन नहीं होगी, दिखाइए इसको। दूसरा फैसला दिया कि तमिलनाडु सरकार को आदेश दे दिया कि फिल्म देखने जाने वाले दर्शकों और थिएटर्स को पूरी सुरक्षा दीजिए। भाई जो देखने जा रहा है उसको आप ही ना सुरक्षित रखेंगे, और कौन रखेगा? तो कहा तमिलनाडु में लोगों को सुरक्षा दीजिए। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि फिल्म के प्रोड्यूसर से को कहा
कि वो फिल्म के डिस्क्लेमर में ये बताएं कि उनके पास धर्मांतरण की पुष्टि करने के लिए कोई पुख्ता डेटा नहीं है। वो जो 32,000 वाले आंकड़े को लेकर बड़ी बहस थी, तो उसमें कहा गया कि भाई 32,000 अगर आपके पास डेटा नहीं है तो फिर कहिए कि हम यहाँ इतना ही है, ये हम नहीं कह सकते, डिस्क्लेमर में डालिए। फिल्म में काल्पनिक वर्जन दिखाया जा रहा है, ये लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 मई को शाम 5 बजे तक इस आदेश को पालन करना हो। तो जहां सुप्रीम कोर्ट को जो चीज ठीक लगी वो उसने कर दी। केरला स्टोरी फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। हरीश साल्वे ने फिल्म को बैन करने के लिए बंगाल सरकार के एफिडेविट का जिक्र किया, जिसमें बड़ी अजीब बातें लिखी हुई। हरीश साल्वे इतने सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के एफिडेविट के मुताबिक थिएटर में केरल स्टोरी दिखाए जाने के दौरान पुलिस ने निगरानी की थी। उससे पता चला कि फिल्म देखने के बाद लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें की थी, कोई हिंसा नहीं हुई थी। बंगाल सरकार के एफिडेविट के मुताबिक केरल स्टोरी फिल्म राज्य के सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रही है। हरीश साल्वे ने कहा कि फिल्म को बैन करने का फैसला इंटेलिजेंस अधिकारियों की कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर लिया गया, जिन्होंने फिल्म देखी थी। हरीश साल्वे ने पश्चिम बंगाल सरकार के एफिडेविट पर सवाल खड़े किए और फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के असेसमेंट पर कहा कि इस तरह से असेसमेंट किया गया कि अभिनव नाम के एक लड़के से पूछताछ कर ली। अभिनव ने फिल्म देखी और उसने खुद ही यह सोच लिया और कह दिया कि इस फिल्म से लोग हिंसक हो जाए, जिससे गड़बड़ी हो सकती। मतलब ऐसा गिन के कुछ लोगों से आपने पूछ लिया और आपने मान लिया कि हिंसा हो जाएगी और आपने बैन कर दिया। हरीश साल्वे ने आगे कहा कि इस तरह से बंगाल सरकार ने 12-13 ऐसे लोगों को आधार बनाया जिन्होंने कहा कि फिल्म बहुत खराब है, इससे दंगे हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के एफिडेविट के मुताबिक फिल्म का समर्थन और विरोध करने वालों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। 12-13 लोग डिसाइड कर देंगे कि माहौल खराब होगा या नहीं होगा। 12-13 लोग और उस पर फिल्म बैन हो जाएगी। इसका मुद्दा उठा कोर्ट में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक डिटेल सुनिए, कैसी कैसी चीजें इस देश में हो रही हैं। 12-13 लोगों से बात करके निर्णय हो गया कि ना इससे तो हिंसा हो जाएगी, बॉस बैन करो इसको। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कोर्ट में केरला स्टोरी बैन करने के फैसले पर कहा कि फिल्म केरल स्टोरी को बैन करने का फैसला इसलिए लिया गया जिससे राज्य में शांति बनी। क्या आधार था जिससे आपको लगा कि शांति नहीं बनी रहेगी? और शांति बना के रखना तो आपका काम है। सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या बहस हुई, यह बताने से पहले आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यह क्या लॉजिक हुआ बॉस कि एक फिल्म जो देश भर में चल जा रही है वो बंगाल में दिखा दी जाएगी तो शांति भंग हो जाएगी। और बंगाल की शांति की चिंता तब कहां गई थी जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद 15,000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई थी। तब क्या कोई द केरला स्टोरी चल रही थी। 39 महिलाओं के रेप की खबरें आई थी। सिविल सोसाइटी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 25 हत्याएं हुई थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर आगजनी हुई थी, बैलेट बॉक्सेस फेंके मिले, क्या क्या नहीं हुआ सबने देखा। 2 साल से बंगाल में रामनवमी पर लगातार हिंसा हो रही है। रामनवमी पर पत्थरबाजी में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रामनवमी पर हुई हिंसा के दौरान 12 से ज्यादा घर जल गए थे। इन सारे मामलों के वक्त तो कोई द केरला स्टोरी नहीं चली, आई ही नहीं थी फिल्म। तब कहां गई थी बंगाल के लोगों की आपसी मोहब्बत? लेकिन फिल्म को बैन करना था तो शांति बिगड़ने की दलील दी गई। अरे आपसे तो पहले ही शांति बहाल नहीं हो रही बॉस, फिल्म का क्या बहाना बना रहे? शांति है कहां पहले वो तो बताइए। लेकिन नहीं, शांति भंग हो जाएगी इतनी चिंता हो गई कि बैन कर दिया फिल्म। कोर्ट में ये दलील नहीं चली। अब आगे सुनिए। फिल्म से शांति भंग होने वाली दलील पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सिंघवी को टोका, जो वकील थे सरकार की तरफ से, बंगाल सरकार की तरफ से, और कड़े शब्दों में कहा चीफ जस्टिस कि आप कह रहे हैं कि फिल्म पर बैन लगाने का फैसला 13 लोगों की राय के आधार पर लिया गया। अब किसी फिल्म को बैन करने के लिए कोई भी 13 लोग खड़े कर दीजिए जो कह देंगे कि फिल्म को बैन कर दो। चीफ जस्टिस की इन बातों का सीधा मतलब यही था कि सिर्फ कुछ लोगों की राय के आधार पर पूरे राज्य में फिल्म को बैन करने का फैसला कैसे लिया जा सकता है भाई? 13 लोग, गजब चल रहा है। सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि फिल्म पूरे देश में रिलीज हो चुकी है। इस पर सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी अलग है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र के अकोला में जो हिंसा देखी गई
उस तरह की हिंसा को रोकने के लिए एहतियात बरती और जरूरी कदम उठा दिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरे राज्य में एक जैसी डेमोग्राफी होगी, ताकत का प्रयोग अनुपात के हिसाब से होना चाहिए। अगर किसी एक इलाके में समस्या है तो पूरे राज्य में फिल्म को नहीं बैन कर सकते भाई आप। और महाराष्ट्र के अकोला में हुई तो महाराष्ट्र में क्या फिल्म बैन हो गई? भाई अकोला में हुई, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का प्रयास हुआ, लेकिन बाकी पूरे महाराष्ट्र में फिल्म चली द केरला स्टोरी। आपके यहां हुई भी नहीं और आप अकोला का एग्जांपल देके करेंगे देखिए वहां तो हो गई। अरे तो वहां तो हो गई तो बैन नहीं ना हुआ, तो वहां बैन नहीं हुआ तो वो भी देख लेते, कहते हम भी बैन नहीं करेंगे। केरल स्टोरी पर हो रही बहस के दौरान वकील हुजैफा अहमदी ने भी दलीलें रखी, वो भी सुन लीजिए जरा। हुजैफा अहमदी ने कहा कि केरल स्टोरी फिल्म के बाद मुसलमानों को नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जब कोई मुसलमान किराए पर घर लेने जाएगा तो उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है, फिल्म का बड़ा प्रभाव हो। अब ये अलग ही लेवल का लॉजिक है बॉस। कितने ही फिल्मों में मुसलमान आतंकी दिखाए गए हैं, तो क्या देश में मुसलमानों को नौकरी या घर मिलना बंद हो गया उन फिल्मों के बाद? आप यह भी याद कीजिए कि केरल हाईकोर्ट ने केरला स्टोरी फिल्म पर सुनवाई में कहा था कि ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदू पंडितों को क्रिमिनल दिखाया गया है, तो क्या लोगों ने घर में पंडितों से को घर में बुलाकर पूजा कराना बंद कर दिया क्या, या मंदिर जाना छोड़ दिया? मतलब कुछ तो लॉजिक ढंग का दीजिए बॉस। ऐसा ही डर इस देश में मुसलमानों को दिखाया जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा ही कुछ डर कोर्ट में दलील के तौर पर इन्होंने रख दिया, सोचा वहां भी चल जाएगा। मैं मुसलमानों को डराने का सियासी हथकंडा चल जाता है, कोर्ट के सामने ये सब नहीं चला, खत्म। हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए आगे कहा कि फिल्म में एक सीन में राम और शिव के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया है और यह सब एक मुसलमान के हवाले से होता दिखाया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि नफरत पैदा होगी। फिल्म की शुरुआत एक मुसलमान के इस डायलॉग से होती है कि फाइट द नॉन बिलीवर्स, यानी हमारी विचारधारा नहीं मानने वालों के खिलाफ लड़ो। भाई मुझे तो खुद याद है जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था, मेरे खुद के शो में एक पैनलिस्ट ने शिवलिंग का अपमान किया था, मुझे उसे शो से धक्के देकर निकालना पड़ा था। सोशल मीडिया पर शिवलिंग का अपमान करते हुए कितने ही पोस्ट उस वक्त डाले गए। तो बॉस ये तो ना कहिए कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आप देखिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। खैर, हुजैफा अहमदी ने अपनी दलीलें देने के साथ ही चीफ जस्टिस से अपील करते हुए कहा कि वो फिल्म देखें, क्योंकि बिना फिल्म देखे उनकी दलीलों को सही से समझा नहीं जा सकता। इसी के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केरल स्टोरी फिल्म पर आगे सुनवाई करने से पहले वो फिल्म को देखना चाहेंगे। फिल्म देखने के बाद सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जो फिल्म को सर्टिफिकेट देती है, यू होगा, ए होगा, बैन होगा, वो जो बोर्ड है, तो उसने जो सर्टिफिकेट दिया है द केरला स्टोरी को, उसको भी कोर्ट में चुनौती दी गई। तो उन्होंने कहा कि पहले फिल्म देख लेते हैं, फिर उस याचिका पर सुनवाई करेंगे, और वो सुनवाई होगी जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते में। तो देखिए कीजिए, तब तक तो फिल्म सब जगह से उतर भी जाएगी, लोग देखेंगे। अभी कोई बैन कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन पर रोक जो लगी हुई थी, बैन जो लगा हुआ था उस पर रोक लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का फिल्म को बैन करने का फैसला तर्क संगत नहीं है। फिल्म केरल स्टोरी पर लगे बैन पर स्टे, जो बैन था उस पर स्टे लगाते हैं हम, और फिल्म के निर्माताओं को फिल्म के शुरू में एक डिस्क्लेमर लगाना होगा जिसमें लिखा होना चाहिए कि 32,000 लड़कियों के कन्वर्जन के संबंध में कोई पुख्ता डेटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में केरल स्टोरी फिल्म नहीं दिखाए जाने पर भी बहस हुई। फिल्म के निर्माताओं की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि आप तमिलनाडु का केस देखिए, जहां फिल्म केरल स्टोरी पर अघोषित बैन लगाया हुआ है। फिल्म को बंद कराने के लिए पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, और वहीं तमिलनाडु सरकार कह रही है कि फिल्म देखने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए थिएटर्स में फिल्म नहीं दिखाने का फैसला किया। हरीश साल्वे ने तमिलनाडु में केरल स्टोरी नहीं दिखाए जाने पर एक एफिडेविट का जिक्र किया। इस एफिडेविट में 6 मई 2023 का प्रमाण था कि फिल्म केरल स्टोरी को तमिलनाडु में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। थिएटर्स में दर्शकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही। थिएटर फुल होने के बाद भी फिल्म का मल्टीप्लेक्स में न दिखाया जाना बहुत कुछ बयां करता है। हरीश साल्वे की दलीलों के बाद तमिलनाडु में फिल्म नहीं दिखाए जाने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट तमिलनाडु सरकार को निर्देश देती है कि फिल्म केरल स्टोरी पर किसी भी तरह की रोक न लगाएं, जहां जरूरी वहां थिएटर्स को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराएं, साथ ही फिल्म देखने के इच्छुक लोगों के लिए भी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।
तमिलनाडु सरकार या उसके अधिकारी या पुलिस कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे फिल्म की स्क्रीनिंग बाधित हो। यह तो इस देश में हाल है। चीफ जस्टिस को बोलकर फिल्म देखने के लिए माहौल बनवाना पड़ा। लेकिन एक फिल्म से कुछ ही नेता क्यों घबरा गए हैं, अब यह भी लोगों को समझ में आ रहा है। जब ये सारी बातें जो अदालत के अंदर होती हैं आप सुनते हैं, कितना तर्क में दम है नहीं है ये जानते हैं, तब आपको समझ में आता है कि फिल्म के अंदर प्रोपेगेंडा है या फिल्म का विरोध करने वालों का प्रोपेगेंडा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें बताऊंगा कि सीएम योगी के पास दौड़े दौड़े क्यों पहुंचे यूपी के मुसलमान। यूपी में टेंशन, क्या मुख्तार अंसारी जेल से छूटने वाला है? मुख्तार का आतंक फैलाने वाले 3 खतरनाक शार्प शूटर्स कौन? द केरल स्टोरी के बहाने यह एजेंडा सेट किया गया कि यह फिल्म मुसलमान विरोधी है। इस फिल्म के जरिए मुसलमानों की इमेज खराब की जा रही है। इसी तरह का एजेंडा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चलाया जाता है। योगी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बहुत योगी तो मुसलमानों को पसंद ही नहीं करते। धर्म देखकर माफिया और गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। आज द केरल स्टोरी की तरह योगी के खिलाफ चलने वाले मुस्लिम विरोधी एजेंडे की भी हवा निकल गई। यूपी में जो माफिया हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी खून चूस रहे थे, एक तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, उनसे खुद को बचाने के लिए यूपी के मुसलमान अब योगी आदित्यनाथ के पास दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं, योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिन योगी के लिए, मोदी योगी दोनों के लिए यही फैलाया जाता है कि ये तो मुसलमान विरोधी हैं, उन्हीं योगी के पास मुसलमान पहुंच रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि यह आदमी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा सरकारी फैसलों में, और उन्हें पता है कि यही न्याय दिलाएगा। क्योंकि जमीन हड़पते हुए अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं ने धर्म नहीं देखा। उन्होंने यह देख के नहीं छोड़ दिया कि ये तो अपना मुसलमान भाई है, इसकी जमीन नहीं हड़पनी, उसने हड़प लिया। लेकिन जो बचाएगा वो बिना धर्म देखे बचाएगा, और इसलिए यूपी के मुसलमान योगी के पास पहुंचे। आरोप है कि दोनों ही माफिया के गैंग ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किया हुआ। वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड मैंने आपको बताया था ना, वक्फ की जमीन क्या होती है। जो लोग दान करते हैं जमीन धर्म के नाम पर, उस जमीन पर भी अतीक और मुख्तार ने कब्जा किया हुआ, उसके गैंग ने कब्जा किया हुआ, यह आरोप लगता है। और इन लोगों का लोग समर्थन करने आते हैं मुसलमान होने के नाम। एक मुसलमान वक्फ की जमीन कब्जाता है क्या? और उसी वक्त की जमीन छुड़ाने के लिए गुहार किससे लगा रहे हैं? वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको कहते हैं ये मुसलमान विरोधी हैं, ये तो हिंदुओं के समर्थक। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखी और मदद की गुहार लगाई। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के मुताबिक माफिया के कब्जे से वक्फ की जमीन को मुक्त कराने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखे गए हैं। वक्फ की जमीनों की गैर कानूनी ढंग से रजिस्ट्री कराई गई। वक्फ की जमीनों पर प्लॉटिंग तक कराया जा चुका है। सरकार से अपील है कि वो माफिया के कब्जे से वक्फ की जमीनों को मुक्त कराए। दरअसल यूपी में सालों से अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं का खौफ रहा, जिस वजह से कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो इन लोगों ने भी छोड़ा हुआ था। भाई इनको लगता था कि ऐसी सरकारें हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है वो अतीक में भी माफिया नहीं देखती, मुख्तार में भी माफिया नहीं देखती, तो वो क्या ही जमीन छुड़ाएंगे। तो ये लोग भी बैठे हुए। अब इनको लगा कि भाई कोई योगी आदित्यनाथ आकर इन माफियाओं को मिट्टी में मिला रहा है, तो यही तो उस मिट्टी पर से, उस जमीन पर से कब्जा छुड़ाएंगे। तो वो उनके पास जा रहे हैं। अब योगी सरकार में यह भरोसा बढ़ा कि मुसलमानों की भी जमीन कब्जा कर लेने वाले इन माफियाओं पर एक्शन हो सकता है। इसलिए अब वक्फ बोर्ड भी खुलकर इन माफियाओं के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड की चिट्ठी में यह भी बताया गया कि वक्फ की किस जमीन पर अतीक का कब्जा है और किस जमीन पर मुख्तार का कब्जा है। प्रयागराज के इमामबाड़ा गुलाम हैदर की छोटी करबला की कई बीघे जमीन पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा है। इसके अलावा लखनऊ के सादतगंज इलाके में वक्फ की करीब 12 बीघा जमीन पर माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे का आरोप। अतीक अहमद तो मारा जा चुका, लेकिन मुख्तार फिलहाल जेल में, और जो जमीनें उसने कब्जा की हैं उन पर प्लॉटिंग भी हो गई, ये कहा जा रहा है। जिस फर्म ने प्लॉटिंग की है उस पर आरोप
उसकी डायरेक्टर मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी है। अतीक की तरह ही माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी फरार है। खुद माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और जेल में बंद मुख्तार को यह डर सता रहा है कि अतीक के बाद अब उसका नंबर आ चुका है। जब से अतीक मारा गया तब से मुख्तार की भी नींद उड़ी हुई, क्योंकि मुख्तार भी माफियाओं के सफाए की योगी सरकार की हिट लिस्ट है। ऐसा क्यों, इसकी वजह बताता हूं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस मुख्तार अंसारी की बात हो रही है, मुख्तार अंसारी, ये क्यों योगी सरकार के निशाने पर, और योगी सरकार के निशाने पर ये नहीं कह रहा हूं कि इसको मार दे, मतलब माफिया का सफाया, मतलब इनका नेक्सस टूटे, इनका जो डर है वो खत्म और ये जेल में जाए, इनको सजा मिले, ये प्रयास हो रहा है। और वो प्रयास इसलिए हो रहा है कि मुख्तार पर केस के 60+ केस है बॉस, 60 से ज्यादा। इसमें हत्या से जुड़े केस कितने हैं? 10 से प्लस, यानी 10 से ज्यादा हत्या के केस। हालांकि एक दिन पहले हत्या की कोशिश के एक पुराने केस में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट से बरी कर दिया, लेकिन इस फैसले के बाद भी मुख्तार जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने वाला। कुछ लोग घबरा गए, अरे भाई एक केस में ये तो बरी हो गए, तो अब ये तो बाहर आ जाएंगे, फिर क्या होगा? घबराहट आ गई लोगों में, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता है अभी। मुख्तार की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप ये देखिए 20 मई को मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के एक और केस में फैसला आना है। यह केस साल 2009 में गाजीपुर में हुई कपिल देव सिंह की हत्या से जुड़ा है। मुख्तार अंसारी पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप है कि मुख्तार ने जेल में रहते हुए कपिल देव सिंह की हत्या करवाई। इससे पहले 2007 के गैंगस्टर केस में पिछले महीने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, तो कैसे बाहर आ जाएगा? इसलिए फिलहाल मुख्तार का जेल से बाहर आना संभव नहीं दिखता। मुख्तार अंसारी पिछले 15 सालों से जेल में था, लेकिन जेल में बंद रहने के दौरान भी उसकी माफियागिरी कभी बंद नहीं हुई। मुख्तार के इशारे पर उसके शूटर्स लोगों को मारते रहे। इन्हीं शूटर्स के दम पर ही मुख्तार हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी का मालिक बना। आज मुख्तार के इन शार्प शूटर्स का भी चैप्टर खोलता हूं, क्योंकि यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुख्तार ने अपना दबदबा बनाने के लिए सैलरी पर शूटर्स रखने की शुरुआत की। मुख्तार काम के हिसाब से हर महीने अपने शूटर को बकायदा सैलरी देता। किसी वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये शूटर्स फरारी काटते, तो उनके रहने, खाने और दूसरी सुविधाओं का पूरा खर्च भी मुख्तार ही उठाता था। मतलब कहीं जाकर छुप गए तो भी उनका पूरा खर्च मुख्तार उठाता था। मुख्तार के पास ऐसे शूटर्स ज्यादा हैं जिन पर गांव की लड़ाई, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगे, और वो मदद के लिए मुख्तार के पास पहुंचे। मुख्तार ने उन्हें पुलिस से बचाया, जिसके बदले में ये लोग मुख्तार के लिए काम करने लगे। जैसा फिल्मों में नहीं दिखाते कि भाई किसी ने मर्डर कर दिया, अब पुलिस से तो बचेगा नहीं, तो वो आ गया, भाई मुख्तार भाई आप ही कुछ कर सकते हैं, अच्छा चलो मेरे लिए काम। उसको पैसा दे दिया, एहसान से वो अलग लद गया, तो वो वफादार भी हो गया। मुख्तार की इस शूटर गैंग में शामिल 3 नाम जो बहुत प्रमुख माने जाते हैं, एक है अंगद राय, एक है अनुज कन्नौजिया और तीसरा है अमित राय। एक चीज आप गौर कर रहे हैं, तीनों हिंदू हैं। जैसे अतीक और मुख्तार लोगों पर अत्याचार करते वक्त मुसलमान नहीं देख रहे, वैसे ही लोगों पर अत्याचार करवाते वक्त वो हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे, वो उन्होंने शूटर हिंदू रखा हुआ। और ये हिंदू भी मारने वाले को, धमकाने वाले को हिंदू देख के नहीं छोड़ते थे, वो भी वही काम। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रिमिनल हिंदू हो मुसलमान हो, उसका धर्म नहीं होता बॉस, वो क्रिमिनल होता है, वो माफिया होता है। लेकिन कुछ लोगों को अतीक में मुसलमान दिखता है। अब बताइए, कोई अंगद राय में, अनुज कनौजिया में, अमित राय में हिंदू देखे क्या? गाजीपुर का रहने वाला शूटर अंगद राय अभी बिहार की जेल में। अंगद राय पर 22 केस चल रहे हैं, जिनमें 6 मर्डर के केस हैं। मऊ का रहने वाला शूटर अनुज कन्नौजिया 1 लाख का इनामी है, 5 साल से फरार है ये। अनुज कन्नौजिया पर भी 22 केस चल रहे हैं, जिनमें 4 हत्या के केस शामिल हैं। गाजीपुर का रहने वाला तीसरा शूटर है अमित राय, जो फिलहाल जमानत पर है। अमित राय के खिलाफ 26 केस दर्ज हैं, जिनमें 2 हत्या के केस हैं।
ये तीनों मुख्तार के वो शार्प शूटर बताए जाते हैं जो परिवार में हुई हत्या का बदला लेने के लिए अपराधी बने। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए माफिया मुख्तार के चंगुल में जाकर फंस गए और ऐसे ही शूटर्स के दम पर मुख्तार ने करीब 15,000 करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा किया, जिस पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। मुख्तार अंसारी का ये जो पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा था उसके बारे में आपको बताना, और अब यही सिस्टम योगी सरकार तोड़ रही है। पाठशाला में अब सबसे चमत्कारी कार का चैप्टर, जिसके आने के बाद कार चलाना बच्चों का खेल होगा। उस कार के बारे में आपको बताता हूं जिसके टायर जिंदगी में कभी पंचर ही नहीं होंगे। भारत में हर आदमी का सपना है कि उसकी अपनी एक कार हो जाए बस, और होनी भी चाहिए। लेकिन किसी भी कार वाले से पूछिए तो उसके सामने एक ही समस्या है, बॉस पार्किंग कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या से लोग जूझते हैं कि भाई पार्क कैसे करें। कोई टेढ़ा लगा के चला गया, कहीं जगह नहीं है, कहीं पार्किंग फुल है, कहीं जगह इतनी कम है कि आप ठीक से गाड़ी खड़ी नहीं कर पाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर उस आदमी की समस्या है ये जो कार चलाता है। पार्किंग के लिए बहुत सारा टाइम तो स्टीयरिंग घुमाने में निकल जाता है। थोड़ा देर, थोड़ा दाहिने काटो, थोड़ा बाएं काटो, लग गया। कभी कार, कभी आगे पीछे पार्किंग करते समय, कभी राइट में एडजस्ट कर रहे हैं, कभी लेफ्ट में ध्यान रख रहे हैं। ऊपर ये टेंशन कि हर किसी दूसरी कार से टच ना हो जाए, वरना बवाल अलग खड़ा हो जाएगा। हमारे यहां तो लोग इंश्योरेंस कराए रहते हैं, लेकिन लड़ाई जरूर करेंगे अगर टक्कर लगे। अरे भाई इंश्योरेंस क्लेम करो। बहुत से लोगों की कार में तो पार्किंग करने के दौरान डेंट लग जाता है, स्क्रैच आ जाती है। इसलिए हर कोई पार्किंग वाली प्रॉब्लम को झेल रहा है। सबसे देखिए कैसे सट गया, इधर उधर ठोक दिया। वो आएगा, वो कहेगा अरे ये किसने मार दिया जी, तो देखेगा कि अच्छा ये इसने। लोग पेंट से पहचानते हैं कि बगल में जो गाड़ी लगी है उसका पेंट ही वहां लगा है। कि पार्किंग की परेशानी पूरी दुनिया की, इसलिए इस परेशानी को ध्यान में रखकर अब टायर में ई कॉर्नर टेक्नोलॉजी आ रही है। इसमें टायर 90 डिग्री पर घूम जाता है, देख रहे हैं 90 डिग्री पर घूमा और कम जगह में सीधा ऐसे घुस जाएगा। देखिए कोई दाहिने कर रहे हैं, बाएं कर रहे हैं, दाएं काटो बाएं काटो का हिसाब ही नहीं, सीधा 90 डिग्री। इस टेक्नोलॉजी में पार्किंग के लिए टायर को रोटेट करने के लिए अलग से मोटर सिस्टम लगाया गया है, जिससे टायर फ्री हो जाते हैं और 90 डिग्री पर घूम जाते हैं। अभी क्या है, अभी 90 डिग्री पर टायर नहीं घूम पाते। इस चक्कर में जो है वो चूंकि थोड़ा सा ऐसे घूमता है तो इधर से काट रहे हैं, उधर से काट रहे हैं। अब 90 डिग्री घूम गया तो सीधा आपने घुसा दिया, देखिए कैसे चला गया। दूसरी बात यह है कि इसमें जरूरत के हिसाब से आगे या पीछे के दोनों टायर लॉक भी किए जा सकते हैं, जिससे बहुत कम जगह में भी कार को पार्क किया जा सकता है। इसके लिए इसमें डिस्क ब्रेक हटाकर वायर ब्रेक तकनीक लगाई गई। यह अभी प्रोटोटाइप है, जिसे मशहूर कार कंपनी हुंडई ने अपनी कार में लगाया है। अभी इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह टेस्ट किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसे 2025 में लॉन्च किया जा सकता है, यह कहा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको वो देसी जुगाड़ पार्किंग तकनीक भी दिखा देता हूं, जिसे देखकर हुंडई वालों को भी पसीने आ जाएंगे। इन भाई साहब के पास घर में पार्किंग की जगह नहीं, इसलिए इन्होंने अपनी ही नई जुगाड़ तकनीक खोज निकाली। भाई ने ऐसा फ्रेम बनवाया जिस पर गाड़ी पार्क कर दी और फ्रेम खिसका दिया। हुंडई वालों ने लाखों करोड़ों रुपए डिजाइन और रिसर्च पर खर्च किए होंगे, लेकिन इस भाई ने कुछ हजार रुपए में अपना देसी पार्किंग रोटेशन सिस्टम बना दिया। वैसे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पार्किंग ना होने की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पाते। ये देख रहे हैं, ये भाई ने उसको सीधा वहां ऊपर चढ़ा दिया। किसी के घर के बाहर सड़क या गली इतनी छोटी है कि कार अंदर तक नहीं जा पाता। किसी के पास घर में इतनी जगह नहीं है कि कार को पार्क किया जा सके, इसलिए टायर रोटेशन की नई तकनीक बहुत से लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है, यह माना जा रहा है। और लड़ाई झगड़ा भी कम होगा अगर टकराव कम होगा। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी कार कंपनी ने कार में 90 डिग्री टायर रोटेशन सिस्टम लगाया। यह काम आज से करीब 95 साल पहले 1927 में भी हो गया था। इसमें आगे के दोनों टायर 90 डिग्री पर घूम रहे हैं, देखिए 1927 का वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन पीछे टायर में यह तकनीक नहीं। तो इस तकनीक की जगह से आधा ही सिस्टम इनका काम कर रहा था। अब ये घूम के ऐसे बाहर निकाल लिए और निकल जाते थे, लेकिन पीछे वाला 90 डिग्री पे नहीं ना घूम रहा था। लेकिन इस तकनीक पर लगातार काम चलता रहा और साल 2000 के बाद पीछे के टायरों में भी 90 डिग्री रोटेशन तकनीक आ गई।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इतने साल पहले ये तकनीक आ गई तो पब्लिक के लिए इसमें गाड़ियों में क्यों नहीं लगाया गया। दरअसल पुरानी तकनीक में एक्सल कमजोर हुआ करता था। एक्सल टायर का वो पार्ट होता है जिसकी वजह से टायर मुड़ता था, वो बहुत मजबूत नहीं होता था। ऐसे में दोनों पहियों को जोड़ने वाली रॉड जल्दी टूट जाया करती थी। इसके अलावा टायर घुमाने वाले सस्पेंशन ज्यादा समय तक नहीं चलते थे, बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। लेकिन अब जिस रॉड का इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी की है और एडजस्टेबल भी है, इसलिए इस बार ये तकनीक फेल होने की उम्मीद कम है, ये कहा जा रहा है। अच्छा, पार्किंग वाली परेशानी तो कम हो जाएगी, वो टायर आपको दिखा दिए, लेकिन आपकी टायर में पंचर होने वाली परेशानी भी दूर हो सकती है। आजकल गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर लगते हैं जिसमें पंचर होने पर कुछ देर तक गाड़ी को चलाया जा सकता है। लेकिन मैं जिस तकनीक के बारे में बता रहा हूं वो ट्यूबलेस नहीं बल्कि एयरलेस टायर है। मतलब ऐसे टायर जिसमें हवा की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ये ऐसे टायर हैं जो कील के ऊपर से भी निकल जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जब हवा ही नहीं है तो पंचर क्या करोगे। अभी आप पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए के बाद हवा भरवाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। कुछ लोग हाईवे की ड्राइविंग पर जाने से पहले नाइट्रोजन गैस डलवाते हैं ताकि गर्मी में टायर ना फटे। लेकिन अब ये सारी परेशानी खत्म होने वाली है क्योंकि जो टायर आ रहा है उसमें हवा ही नहीं होगी। इस टायर में नॉर्मल की तरह बेस पर रबर के ट्रेड्स लगाए गए, लेकिन ट्यूब वाली जगह पर रबर के मजबूत रिंग लगा दिए गए जिसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखा गया है। इससे ये टायर शॉकर का भी काम करते हैं। देख रहे हैं कैसे शॉकर की तरह काम कर रहा है। दूसरी खास बात यह है कि इस टायर के होने से कार को 160 किलोमीटर की स्पीड पर बड़े आराम से चलाया जा सकता है, जबकि नॉर्मल टायर में 100 की स्पीड के बाद टायर बहुत देर उस स्पीड पे चल रही है 100-120 पर तो फटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसके अलावा तेज स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने का भी खतरा बढ़ जाता है। यानी ये टायर एक्सीडेंट की घटनाओं को भी कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नया है। इस तरह के पंचर प्रूफ टायर सिस्टम का इस्तेमाल पहले सेना के वाहनों और भारी मशीनरी में किया गया था, लेकिन तब ये फेल हो गया था। लेकिन साल 2006 में इसे नॉर्मल कारों के लिए डिजाइन किया गया। सिंगापुर और दूसरे कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में कार बनाने वाली कंपनियों के साथ अभी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि 2025 में भारत की कारों में भी ये लगाया जा सकता है। यानी पार्किंग की भी समस्या खत्म हो जाएगी 2025 आते आते और पंचर की भी समस्या खत्म। अब इसके लिए ये नहीं कि आप जो है 25 तक गाड़ी नहीं खरीद, अभी खरीद लीजिए फिर बदल लीजिएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बताऊंगा बीजेपी की रैली में कहां बम फूट गया।